हम खड़े हैं नैनी के छिवकी रेलवे स्टेशन पर। कुछ लोगों को नैनी छिवकी रेलवे स्टेशन से उतर करके इलाहाबाद जंक्शन या प्रयाग जंक्शन पर जाना होता है अपनी ट्रेनों को पकड़ने के लिए। तो आज हमने यात्रा शुरू की है नैनी के छिवकी रेलवे स्टेशन से प्रयाग के जंक्शन रेलवे स्टेशन तक। तो आइए चलें, शुरू करते हैं प्रयागराज छिवकी से प्रयागराज जंक्शन तक का ये सफ़र। स्टेशन से बाहर निकलते ही हमें यहाँ से टेम्पो चाहे ई रिक्शा मिलता है, जो हमें यहाँ से इलाहाबाद जंक्शन तक के लिए बुक करना पड़ता है। सामान्य दिनों में यहाँ पे जो किराया है वो 50 रुपये है, लेकिन हो सकता है कि मेले के दिनों में 100 से 150 रुपये भी वो चार्ज करें, लेकिन जो नॉर्मल किराया है यहाँ से वो 50 रुपये ही है। यहाँ से आपको ई रिक्शा और टेम्पो मिल जाएंगे। कुछ दूर पे आगे जाने पर हमको सरगम चौराहा मिलता है। सरगम एक टाकीज हुआ करता था जो इस समय बंद पड़ा हुआ है। यहाँ से हम टेम्पो ले सकते हैं। ये मार्ग पहले सेना के अधीन हुआ करता था। सीओडी छिवकी यहाँ पे हुआ करती थी। बहुत दिनों तक मार्ग बना नहीं, लेकिन अब इस कुंभ को देखते हुए माननीय योगी जी के प्रयत्नों के द्वारा ये सड़क हमें इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर दिखाई दे रही है। हम बढ़ चले हैं सरगम चौराहे की तरफ। लगभग 500 मीटर की दूरी पे हम सरगम चौराहे पे पहुँचेंगे। ये सीओडी छिवकी की रोड। अगर हम यहाँ से पैदल सरगम तक चले जाएं 500 मीटर की दूरी पर, तो वहाँ से रामबाग और रामबाग से बड़े स्टेशन के लिए भी 2 हिस्सों में टेम्पो मिल सकती है और मात्र 15-15 रुपये किराए पे हम पहुँच सकते हैं। यहाँ से रामबाग का किराया 15 रुपये और रामबाग से बड़े स्टेशन का किराया 15 रुपये, तो 30 रुपये में हम पहुँच सकते हैं। हम पहुंच चुके हैं सरगम चौराहे पर। रामबाग से कोई भी टेम्पो या कोई भी ई रिक्शा अगर आएगा तो सरगम चौराहे पर आता है और फिर सरगम चौराहे से हम आते हैं छिवकी रेलवे स्टेशन पर। तो ये सरगम चौराहा, यहाँ पे आना पड़ता है आपको नैनी में छिवकी रेलवे स्टेशन पर आने के लिए। यहाँ पे प्राचीन वेणी माधव का मंदिर है, जिसका बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। यह है सरगम चौराहा। यहाँ से भी आपको ई रिक्शा चाहे टेम्पो मिलेंगे बड़े स्टेशन तक जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं तीर्थराज प्रयाग जंक्शन रेलवे स्टेशन की तरफ। हम आगे बढ़ चुके हैं छिवकी रेलवे स्टेशन से जंक्शन की तरफ। यहाँ से शुरू होता है नैनी का इंडस्ट्रियल एरिया। जी हाँ, आपको पता होगा नैनी एक इंडस्ट्रियल एरिया है और
हेमवंती नंदन बहुगुणा जी के ज़माने में यहाँ के उद्योगों का बहुत विकास हुआ था। मेरे दाहिने तरफ इस सड़क के पूरी इंडस्ट्रियल एरिया का बेल्ट है और लगभग 1000 यूनिटें यहाँ पे इस समय बंद पड़ी हैं, जो नैनी के दुर्दिनों की तरह व्याप्त हैं। एक समय था कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे हुआ करती थी। कुछ दूर आगे हम बढ़ेंगे तो हमें कॉटन मिल देखने को मिलेगा। ये हम नैनी ITI की तरफ से होकर गुजर रहे हैं। बाएं तरफ जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, नैनी ITI का है। और कुछ दूर आगे जाने पर हमको GC कंपनी हुआ करती थी, जो इलेक्ट्रिक की ट्रांसफार्मर बनाया करती थी। कई बार उस कंपनी को बेचा गया, कई अलग अलग कंपनियों ने खरीदा। ये दाहिनी तरफ की जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये GC के नाम से आज भी विख्यात है। अलग अलग बार अलग अलग कंपनियों ने खरीदा इसको। हम अभी भी लोकल लैंग्वेज में इसे GC के नाम से ही जानते हैं। तो गुजर रहे हैं हम नैनी GC के सामने से। और अब हमारे दाहिनी तरफ आयुर्वेद के क्षेत्र में प्रख्यात नाम वैद्यनाथ। ये वो सड़क है जहाँ से हमने रात वाली वीडियो बनाई थी, जो नैनी के छिवकी रेलवे स्टेशन से आकर के GC के सामने मिलती है। अब उसका निर्माण कार्य शुरू हो रखा है। तो मैं जिक्र कर रहा था आयुर्वेद के क्षेत्र में एक प्रख्यात नाम वैद्यनाथ का। वैद्यनाथ कंपनी जो है आयुर्वेद के क्षेत्र में अपने तमाम तरह के उत्पादों के लिए जानी जाती है। और नैनी की उसकी एक यूनिट है यहाँ पे। और ये जो बाएं साइड की जो दीवार आप देख रहे हैं, बाउंड्री वाल देख रहे हैं, ये नैनी के वैद्यनाथ कंपनी की बाउंड्री वाल है। ये हम इसी से होकर गुजर रहे हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में प्रख्यात नाम। अगर आपने ये नैनी का वैद्यनाथ, यहाँ पे एक स्टॉल भी लगा रखा है इन्होंने। और ये यूनिट कुछ दूर आगे जाने पे मेवालाल की बगिया नाम से एक मशहूर आपको चौराहा मिलेगा। सरगम चौराहा, उसके बाद मेवालाल की बगिया चौराहा, और बीच में ये वैद्यनाथ की बाउंड्री वाल और एक आयुर्वेद के क्षेत्र में प्रख्यात नाम उसकी यूनिट। जैसे हम इसको पार करेंगे हम पहुंचेंगे मेवालाल की बगिया तिराहे पर। और यहाँ से नैनी जंक्शन के लिए आपको रास्ता मिलेगा। नैनी में 2 रेलवे स्टेशन है, छिवकी जहाँ से हम निकले हैं, और ये आगे नैनी जंक्शन। तो जिनको नैनी जंक्शन जाना है उनको सरगम चौराहे से टेम्पो पकड़ करके आना चाहिए मेवालाल की बगिया। 5 रुपये लेते हैं टेम्पो वाले। ये रहा आपके सामने मेवालाल बगिया तिराहा। यहाँ से कुछ दूर आगे बढ़ने पर आप पहुँच जाएंगे नैनी के रेलवे स्टेशन पर। एक वीडियो हमने सेपरेट नैनी के रेलवे स्टेशन को होते हुए बनाई है। ये चौराहा मेवालाल की बगिया के नाम से जाना जाता है। तो मैं जिक्र कर रहा था नैनी के औद्योगिक विकास की ठप्प होती समय को। जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें लिप्टन कंपनी जो बंद पड़ गई वो मिलेगी। और कुछ दूर आगे जाने पे मिलेगा हमको कॉटन मिल। जी हाँ, कॉटन मिल जो नैनी के नाम से मशहूर था। कभी नैनी को कॉटन मिल के नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी भी यादों में बसा हुआ कॉटन मिल चौराहा। बड़ी पुरानी और बड़ी कड़वी यादें हैं। तमाम यूनिटें नैनी में बंद हुई। नैनी का ITI बंद हुआ, ITI कंपनी बंद हो गई। इंडियन टेलीफोन कंपनी के नाम से जो जानी जाती थी, BPSL बंद हुआ, TSL बंद हुआ, कॉटन मिल बंद हुई। तमाम ऐसी यूनिटें जो यहाँ के लोकल लड़कों को रोज़गार देती थी, युवाओं को रोज़गार देती थी, सारी यूनिटें बंद पड़ी हैं। काश वो दिन भी आए जब ये यूनिटें फिर से चालू हों। जी हाँ, मैं जिस लिप्टन का जिक्र कर रहा था, ये दाहिने साइड वही बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। हम गुजर रहे हैं नैनी के लिप्टन कंपनी। ये देखिए बड़ा सा गेट जो दिखाई दे रहा है। एक छोटी सी साइकिल की यूनिट अभी भी यहाँ पे चला करती है। ये जो मंदिर देख रहे हैं छोटा सा दाहिनी साइड में, ये तो अभी भी जी रहा है वो किसी तरह से। और आगे बढ़ने पे हमको नैनी की मशहूर सब्जी मंडी मिलेगी। दाहिने तरफ सब्जी मंडी, सुबह 2-3 घंटे हमें बड़ी चहल पहल रहती है। होलसेल की मंडी है और फिर दिन में रिटेल का काम हुआ करता है।
और बस 10 कदम आगे जाने के बाद ये जो पूरी की पूरी दाहिनी साइड से बाउंड्री वाल आपको दिखाई दे रही है, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ नहीं, दाहिनी तरफ, यहाँ से शुरू होता है कॉटन मिल का परिक्षेत्र। कॉटन मिल जो है एक ज़माने में सूती कपड़ों के लिए जानी जाती थी, बड़े उच्च क्वालिटी के कपड़े यहाँ बना करते थे, लेकिन अब यादों में ही रह गई है। इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के हिस्से औद्योगिक बेल्ट में सन 1959-60 में स्वदेशी कॉटन मिल की स्थापना हुई थी। यहाँ तैयार माल की काफ़ी मांग होती थी। वहीं 90 के दशक तक कुप्रबंध और सरकार की उपेक्षापूर्ण नीतियों के कारण यह गर्दिश में आ गई। स्वदेशी कॉटन मिल का जब सुनहरा दौर था तब करीब 2000 कर्मचारी काम करते थे। वर्ष 2008-9 में यह मिल बंद हो गई। 1991 में नैनी में रेमंड की नींव रखी गई थी। वर्ष 1991 में विजय पंत सिंघानिया ने नैनी में रेमंड नामक कंपनी की स्थापना की थी। यहाँ पर सिलवासा सूरत से माल आता था, धागे बनते थे। बाद में कंपनी रिलायंस में समाहित हो गई तो इसका नाम बदल गया। कंपनी चलती थी तो करीब 3000 लोगों को रोजगार मिलता था। लगभग 3.5 साल पहले रिलायंस ने स्थानीय बाजार के हालात और माल लागत की ज़्यादा कीमत का हवाला देकर नैनी इकाई बंद कर दी। त्रिवेणी ग्लास फैक्ट्री में भी 12 अक्टूबर 2009 और हिंदुस्तान केबल्स में करीब 2 साल पहले ताला लग गया। इसी तरह से मरुआइमा कताई मिल बन गया गोदाम। ऐसा नहीं कि सब कुछ नकारात्मक ही है। नैनी औद्योगिक क्षेत्र में कुछ सकारात्मक भी हुआ है। HCL का पुनरुद्धार किए जाने के बाद यह ध्रुव हेलीकॉप्टर के स्ट्रक्चर बनाने लगा। वर्षों से बंद पड़ी हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड HCL का अधिग्रहण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने पहली बार फरवरी 2017 को किया था। यह फिर HCL की सब्सिडरी नैनी एरोस्पेस लिमिटेड के रूप में वजूद में आई। HCL के 125 कर्मचारियों और 13 लैंड डिस्प्लेस पर्सन्स को भी काम पर रखा गया। पुनरुद्धार करीब 5 महीने तक चला। उसके बाद तेजस एयरक्राफ्ट और ध्रुव हेलीकॉप्टर के केबल्स लूम्स बनाने का काम शुरू हुआ। अब एरो स्ट्रक्चर हैंगर के अलावा ध्रुव हेलीकॉप्टर का स्ट्रक्चर बनाने का काम भी शुरू हो गया है। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर.के. मिश्रा का दावा है कि अब तक 600 से अधिक केबल्स, लूम और 4 सेट हेलीकॉप्टर स्ट्रक्चर की आपूर्ति HCL को की जा चुकी है। प्रयागराज में IT हब बनने की भी अपार संभावना है। IT सेक्टर में कैरियर बनाने वाले युवाओं की फौज यहाँ भी तैयार होती है, लेकिन इन्हें रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। MN, EIT, IIIT, JK इंस्टीट्यूट समेत कई संस्थान हर वर्ष करीब 2,500 से 3,000 इंजीनियर तैयार होते हैं। अगर इसे IT हब बना दिया जाए तो पूर्वांचल को एक नई पहचान मिलेगी। प्रयागराज में अमरूद, आलू और टमाटर की पैदावार भी बहुत होती है, पर किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अभी नैनी में जिस कंपनी का मैं जिक्र कर रहा था, जिसको हम लोग GC के नाम से जानते हैं, वहाँ पर ट्रांसफार्मर की बड़ी इकाइयाँ हैं। एलेस्टाम के नाम से भी वो कंपनी जानी गई, सबसे बड़ी इकाई है। इसका सालाना कारोबार लगभग 700 करोड़ से ज़्यादा का है। यहाँ बनने वाले ट्रांसफार्मर पूरे देश और बांग्लादेश तक भेजे जाते हैं। करीब 3 दर्जन छोटी और मध्यम स्तर की इकाइयों में ट्रांसफार्मर से जुड़े पार्ट बनते हैं। इनकी गुणवत्ता और क्षमता का लोहा माना जाता है। साठ के दशक तक 1 दर्जन थी बड़ी इकाइयाँ। 90 के दशक तक 150 लघु इकाइयाँ थीं, लेकिन अब बहरहाल केवल 3 इकाइयाँ चल रही हैं। जो बंद होती हुई इकाइयाँ हैं उनमें त्रिवेणी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लिमिटेड, त्रिवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स, त्रिवेणी सीट एंड ग्लास वर्क्स, इलाहाबाद ग्लास वर्क्स, नैनी ग्लास वर्क्स,
लिप्टन चाय, चैंपियन साइकिल, संगम स्ट्रक्चरल, मेजा कताई मिल, नैनी काटन मिल, रिलायंस फैक्ट्री, मऊ आईएमआ की काटन मिल, अपटान कंपनी, जी हाँ अपटान टेलीविज़न के क्षेत्र में एक बड़ा नाम, ये सारी कंपनियां बंद हुई पड़ी हैं और इंतज़ार है कि कोई बंदा ऐसा आए जो इनको फिर से शुरू करे और फिर से युवाओं को रोज़गार मिलना शुरू हो। अब हम गुजर रहे हैं नैनी के सेंट्रल जेल से, जो 1889 में बना था। यह आज़ादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस जेल के पहले राजनीतिक बंदी थे। इन्हें 14 अप्रैल 1930 को यहाँ लाया गया था। यहाँ वह 3 महीने 26 दिन तक रहे थे। इसके अलावा पंडित मदन मोहन मालवीय को 13 से 23 सितंबर 1930 तक यहाँ रखा गया। अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराने के लिए हजारों भारतीयों ने कुर्बानी दी थी। लाखों लोगों ने जेल में अंग्रेजों के जुल्म सहे। इन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले 7 ऐसे ब्रिटिश भी थे जिन्हें जेल की चक्की पीसनी पड़ी थी। जी हाँ, इन्होंने भारतीयों की आज़ादी के लिए अपनों से बगावत की थी। नैनी जेल में मौजूद एक शिलालेख आज भी उनके शौर्य की गवाही देता है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान नैनी जेल में करीब 136 स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया था। इन कैदियों में बेंजामिन फ्रांसिस, फिलिप स्मार्ट, एलसी लेगली, पीएच हाल्डन, डगलेस्टर, आर.एन. डायमंड और जॉर्ज हेराल्ड भी शामिल थे। जेल का एक शिलालेख इस बात की तस्दीक करता है। इन अंग्रेजों ने उस समय आज़ादी के दीवानों के साथ मिलकर वंदे मातरम गीत भी गाया था और अपने ही लोगों के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिसके लिए अंग्रेजी हुकूमत ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इस जेल में दूसरे भारतीयों की तरह इन पर भी जुल्म उठाए गए थे। उन पर कोड़े बरसाए गए, उन्हें जलील किया गया और तमाम तरह की यातनाएं दी गईं। इस नैनी के सेंट्रल जेल की दीवारों पर ये जो आप देख रहे हैं, ये नाग वासुकी हैं। इस पे एक चित्रकथा कहने की कोशिश की गई है। आइए जरा देखते हैं ये क्या है। पौराणिक धर्म ग्रंथों में समुद्र मंथन की कथा मिलती है, जिस दौरान 14 प्रकार के रत्न उत्पन्न हुए थे। इस मंथन में अमृत भी उत्पन्न हुआ था, जिसे लेकर देवता और दानवों में महासंग्राम छिड़ गया था, जिसे देवासुर संग्राम के तौर पर जाना जाता है। आइए जानते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान कौन कौन से रत्न उत्पन्न हुए थे और उन्हें किस प्रकार बांटा गया था, जिसका चित्र आप देख रहे हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग, ऐश्वर्य, धन और वैभव आदि से हीन हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर तुम अमर हो जाओगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वे भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन शुरू किया गया, जिसमें 14 रत्न निकले थे। सबसे पहला विष निकला था। जी हाँ, समुद्र मंथन के दौरान सर्वप्रथम कालकूट विष निकला था, जिसके ताप से समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब इसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। इस विष के कारण महादेव का कंठ नीला पड़ गया, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ नाम मिला। दूसरा कामधेनु मिली। समुद्र मंथन के दौरान दूसरे नंबर पर एक दिव्य गाय उत्पन्न हुई, जिसे कामधेनु के नाम से जाना जाता है। यह गाय अग्निहोत्र यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्म ऋषियों ने इसे ग्रहण किया। तीसरी उच्चश्रवा घोड़ा मिला। समुद्र मंथन के दौरान जो है सफेद रंग का अश्व मिला, जिसका नाम उच्चश्रवा कहा जाता है। इसे असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। चौथा ऐरावत हाथी मिली, जिसे देवराज इंद्र ने अपने लिए रखा। कौस्तुभ मणि मिली, जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। कल्प वृक्ष मिला, जो इच्छा पूर्ति वाला एक दिव्य वृक्ष है। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित किया। रंभा नाम की अप्सरा भी मिली, जो सबसे सुंदर मानी गई, वो भी देवताओं के पास चली गई। देवी लक्ष्मी मिली, जिसने भगवान विष्णु का वर्ण किया। मदिरा भी उत्पन्न हुई, जिसे भगवान की अनुमति से दैत्यों ने ग्रहण किया। चंद्रमा की भी उत्पत्ति समुद्र मंथन से ही मानी जाती है, जिसे भगवान विष्णु ने, शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। और पारिजात नाम का पुष्प मिला। पांचजन्य नाम का शंख मिला, जो भगवान विष्णु को मिला। धन्वंतरी वैद्य भी निकले और अंत में निकला अमृत, जिसकी कुछ बूंदें छलकी, जिसकी याद में ये मेला लगा करता है। और अब हम इस तिराहे पर पहुंचे हैं, जो एक महत्वपूर्ण तिराहा है।
यहाँ से सीधे मेले क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आपको नैनी का पुल शुरू होगा। नैनी का जो नया वाला पुल, 2 पुल है यहाँ पे, एक नैनी का पुराना पुल और एक नया पुल। तो आज हम पुराने पुल से आपको लेके चलेंगे। अब हम बढ़ चले हैं नैनी के पुराने वाले पुल की तरफ। नैनी के पुराने वाले पुल का अपना एक इतिहास है और बड़ा रोचक इतिहास है। इसके बनने की कहानी क्या है और कैसा है नैनी का पुल, आइए इसका जिक्र करते हैं। इसके पुल के नीचे एक बड़ी खूबसूरत जो है फूलों की मंडी लगा करती है। वहाँ भी हम चलेंगे, देखेंगे कि क्या है। यहाँ पे जहाँ हम गुजर रहे हैं दाहिने साइड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जहाँ पे शहर का जो गंदा पानी है उसको ट्रीट किया जाता है और दोबारा उसको प्रयोग में लाते हैं। दाहिनी तरफ है, इसी के बगल से हम होकर गुजर रहे हैं। कुछ ही देर में हम पहुँचेंगे नैनी के उस ऐतिहासिक पुराने पुल की तरफ जो अंग्रेजों के ज़माने में बनाया हुआ। ये जो दोनों तरफ आप खंडहर जैसे मकान देख रहे हैं, ये अतिक्रमण को हटा करके ये तब सड़क आपको दिखाई दे रही इतनी चौड़ी। इसके पहले ये सड़कें इतनी चौड़ी नहीं हुआ करती थी, लेकिन योगी जी, जिनको बुलडोजर बाबा के नाम से आजकल जाना जाता है, ये उन्हीं के प्रयत्न है कि शहर के दोनों तरफ जो अत्यधिक अतिक्रमण हुआ करता था उसको हटा करके साफ सुथरी और चौड़ी सड़कें, जिनके दोनों तरफ वृक्षारोपण आप देखेंगे और ट्री गार्ड से ढके हुए वृक्ष हैं, और तब ये ऐसी खूबसूरत चौड़ी सड़कें आपको देखने को मिल रही हैं। तो हम बस पहुंचने ही वाले हैं नैनी के उस ऐतिहासिक पुल की तरफ, जिसका जिक्र बार बार होता है, जिसके जिक्र के बगैर तीर्थराज प्रयाग में जाना संभव नहीं है। और ये वो सब्जी मंडी का रास्ता आ गया, फूलों की मंडी का रास्ता आ गया। गुजरो जो कभी बाग से तो दुआ मांगते चलो, जिसमें खिले हैं फूल वो डाली हरी रहे। खूबसूरत फूल, देशी गुलाब के फूल आपको यहीं पे मिलेंगे, जो पूरे इलाहाबाद में सप्लाई की जाते हैं। बहुत बड़ी फूलों की मंडी लगती है जब आप पुल से निकलेंगे और पुल में घुसेंगे। ये देखिए गुलाब के फूल, खुशबू बिखेरते हुए देशी गुलाब के फूल। ये ऐसे फूल आपको कहीं अन्यत्र नहीं मिलेंगे, और पूरा चमन पुष्पों की खुशबू से गुलजार। तो अब हम नैनी के पुराने वाले पुल के नीचे से गुजरेंगे और फिर उसके ऊपर वापस चढ़ेंगे और तब हम शहर में प्रवेश करेंगे। प्रयागराज में प्रवेश के लिए ये सबसे प्रमुख मार्ग है। जब भी कभी आप नैनी के क्षेत्र से आएंगे तो आप इसी मार्ग से प्रवेश करेंगे। और ये जो नीला बोर्ड देख रहे हैं, ये यहाँ से सीधे 1 किलोमीटर दूर जाने पर आपको संगम मिलेगा और बाकी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये बोर्ड लगभग 6 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जो पूरा का पूरा विकसित है। और ये सामने आपके रहा नैनी का वो पुराना वाला पुल, जिसके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना। प्रयागराज में बनने इस पुल की पहचान रेलवे द्वारा पुल संख्या 30 के रूप में होती है। यमुना नदी पर गऊ घाट से नैनी के बीच में स्थित यह ब्रिज भारतीय रेल में इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना है। जिले का सबसे पुराना पुल है। अंग्रेजों ने उस पुल में लोहे का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया था। रेल के माध्यम से प्रयागराज से पूर्वी भारत का जुड़ाव नैनी ब्रिज पुल संख्या 30 के निर्माण के उपरांत ही संभव हो सका था। 44,46,300 रुपये इस पुल की लागत थी। 1859 में जब इस पुल के निर्माण का कार्य शुरू किया गया, तब से लेकर 1865 तक पुल के निर्माण में 44,46,300 रुपये का खर्च आया था। जी हाँ, जो उस दौर के लिए काफ़ी बड़ी रकम थी। तत्कालीन गवर्नर जनरल चार्ल्स जॉन कैरिंग ने इस ब्रिज के निर्माण की योजना बनाई थी, जबकि चीफ इंजीनियर सिबले और उनके साथी रेंगल की देखरेख में पुल का निर्माण पूरा हुआ था। शुरुआती दौर में इस पुल के दोनों छोर पर गेट लगते थे, जहां पर ट्रेनें गुजरती थी और टैक्स वसूला जाता था, लेकिन बाद में भारतीय रेलवे ने उन गेटों को हटवा दिया। बड़ी रोचक है दास्तान इस पुल की। इस पुल में जो पाए लगे हैं, उनमें एक पाए का आकार जूतों की जैसा है। जी हाँ, पांव की जूतियों के जैसा।
एक बड़ी रोचक कहानी कही जाती है उसके बारे में कि जो अंग्रेज अधिकारी बना रहे थे, तो एक बार उन्होंने अपनी बेगम से जिक्र किया कि मैं इसके पाए कैसे बनाऊं। उन्होंने गुस्से में आके कह दिया मेरे पाँव की जूती की तरह। तो सारे तो नहीं, लेकिन पुल संख्या 13 जो है उनके पाँव की जूतियों की तरह है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इस पुल के निर्माण में 14 पिलर बनाए गए थे। पुल के निर्माण का कार्य 1859 में शुरू हुआ था और साल 1862 तक 13 पिलर बनकर तैयार हो गए थे। लेकिन जो पिलर नंबर 13 था वो नहीं बन पा रहा था। तो 13वें पिलर उस वक्त की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पिलर के आसपास पानी के बहाव को रोककर 13 नंबर पिलर को बनाने का काम शुरू किया गया। पिलर को बनाते समय उसके पाए का डिजाइन बूट के आकार का बना गया, पाँव की जूती की तरह बनाया गया है, जिसे स्थानीय लोग हाथी पाँव या पिलर भी कहते हैं। इस पुल के सभी पिलर की लंबाई जो है 67 फीट और चौड़ाई लगभग 17 फीट है। 15 अगस्त 1865 के दिन इस ब्रिज के ऊपर से ट्रेनों का आवागमन शुरू हुआ था, जिसके बाद से ये पुल आज तक भारतीय रेलवे के साथ ही लोगों को अपनी सेवाएं दे रहा है। हम प्रवेश कर चुके हैं इस पुल पे और देखिए कितनी अद्भुत नमूना है इंजीनियरिंग का। बताया जाता है कि 1855 में यमुना नदी पर पुल बनाने की योजना बन गई थी, जिसके बाद पहले प्रयागराज में स्थित किले के पास इसे बनाने का फैसला किया गया। लेकिन बाद में इस पुल के निर्माण के लिए गऊ घाट इलाके का चयन हुआ। पुल का निर्माण कार्य शुरू होता उससे पहले ही 1857 की क्रांति शुरू हो गई थी, जिसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने इस पुल के निर्माण के कार्य को शुरू करने का फैसला टाल दिया। इसके 2 साल बाद 1859 में इस रेलवे ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1865 में इसका निर्माण कार्य पूरा होने के साथ ही पुल पर आवागमन शुरू हुआ। अंग्रेजों ने जब भारत में रेल यातायात की शुरुआत करने की योजना बनाई थी, उस वक्त प्रयागराज में यमुना नदी पर पुल बनाना बेहद अहम था, क्योंकि हावड़ा से दिल्ली तक जाने के लिए यहाँ पर यमुना नदी पर पुल बनाना बेहद जरूरी था। जब तक यह पुल न बनता, दिल्ली हावड़ा रूट एक न हो पाती। इसी वजह से अंग्रेजों ने 156 साल पहले इस पुल को बनाने की योजना बनाई थी। देश में ट्रेन यातायात शुरू होने के बाद 1 अगस्त 1864 को प्रयागराज में पहली ट्रेन पहुंची थी, जिसे हावड़ा से दिल्ली के शाहदरा तक जाना था। लेकिन उस वक्त यमुना पर यह ब्रिज बनकर तैयार नहीं हुआ था। तब बड़ी नावों पर ट्रेन की बोगियों को रखकर यमुना नदी को पार कराया गया, जिसे फेरी कहा जाता था। 1864 से 15 अगस्त 1865 तक प्रयागराज से कानपुर और पूर्वोत्तर भारत की तरफ जाने वाली ट्रेनें इसी प्रकार से फेरी के सहायता से यमुना नदी में पार कराई जाती थी। जी हाँ, 1 वर्ष तक लगभग ऐसा होता रहा। इसके बाद 15 अगस्त 1865 के दिन से इस पुल के जरिए ट्रेनों का आवागमन शुरू होगा, जिसके बाद उत्तर भारत में पूर्वोत्तर से भारत को जोड़ने के लिए अलावा दिल्ली हावड़ा रूट और दक्षिण भारत को भी जोड़ने का कार्य पूरा हुआ। तो ये रही रोचक दास्तान इलाहाबाद के इस पुराने पुल की। जो मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे अपनी मेहनत एक सफल होती हुई समझ में आएगी। यमुना नदी पर बने इस पुल पर ट्रेनों के साथ ही आमजन और उनके वाहनों की भी आवाजाही होती है। जिस वक्त ये पुल बनकर तैयार हुआ, उस वक्त पुल के ऊपर हिस्से से ट्रेनों की आवाजाही होती थी, जबकि इसके निचले हिस्से से जिसे हम गुजर रहे हैं, बैलगाड़ी और पैदल यात्रा करने वाले लोग आते जाते थे। बदलते समय के साथ बैलगाड़ियों का स्थान बस, ट्रक, कार, बाइक जैसे दूसरे वाहनों ने ले ली और पुल के निचले हिस्सों से इनकी वाहनों की आवाजाही होने लगी। साथ ही ब्रिज के ऊपर से होकर गुजरने वाली ट्रेनों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। इसके अलावा पुल के नीचे से नाव के जरिए लोग यात्रा करते थे। इस सदी में प्रयागराज में यमुना नदी पर नए पुल के निर्माण के बाद से इस पुल पर से ट्रकों की आवाजाही रोक दी गई है। लेकिन जब तक जिले में यमुना नदी पर कोई दूसरा पुल नहीं बना था, इसी पुल पर से ट्रेनों के साथ ही ट्रकें और बसें तक की आवाजाही होती रही है।
यह है आर्य कन्या इंटर कॉलेज, जो महिलाओं का प्रमुख शिक्षा का केंद्र है इंटरमीडिएट तक की शिक्षा के लिए। और ये रामकृष्ण परमहंस के द्वारा स्थापित बस ये आर्य कन्या इंटर कॉलेज, और इसके आगे जो है रामकृष्ण परमहंस के द्वारा स्थापित केंद्र। ये जो पीली बिल्डिंग आप देख रहे हैं, रामकृष्ण मठ। एक बड़ी खूबसूरत यहाँ पे लाइब्रेरी है। जिनको अध्ययन अध्यापन का शौक है यहाँ पे बैठ सकते हैं और वाचनालय में बैठ कर पढ़ सकते हैं। और अच्छा कलेक्शन यहाँ पे है। इसके आगे निकलने पर एक पुराना पुल है रेलवे का, जिस नैनी के पुल से हम आगे निकले हैं। इसको डाट का पुल कहते हैं। यहाँ पे बड़ी अच्छी मार्केट लगा करती है। और इससे आगे निकलेंगे हम तो हमको मिलेगा रामबाग का रेलवे स्टेशन। एक बड़ी खूबसूरत चित्रकारी यहाँ पे देखने को मिल रही है। भगवान राम जब माता शबरी के आश्रम में गए थे और उनके जूठे बेर खाए थे, वो कहानी रामायण से ली गई है, जिसका चित्र आप सामने देख रहे हैं, जो यहाँ के चित्रकारों के द्वारा बनाई गई एक अद्भुत कृति के रूप में आ रहा है। और पुल के नीचे ये कृति देखने को आपको मिल रही है। जगह जगह आपको है तीर्थराज प्रयाग में कुंभ के मेले के आगमन पर आपको चित्र देखने को मिलेंगे। और ये चौराहा, और ये हम आगे बढ़ रहे हैं रामबाग के रेलवे स्टेशन की तरफ, जो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से आपको बड़े स्टेशन के लिए जो टेम्पू हैं, ई रिक्शा जो है टेम्पू है मिलेंगे। और यहाँ से 10 रुपये लगते हैं बड़े स्टेशन पर पहुँचने के लिए। हम बढ़ चले हैं रामबाग के ओवर ब्रिज की तरफ। यहाँ से ओवर ब्रिज सीधे निकलता है और रेलवे लाइन को पार करता हुआ उस पार उतरता है जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होते हुए। और ये है रामबाग का चौराहा। ये ओवरब्रिज जगह में जिक्र कर रहा था, ये उस पार निकल जाएगा। और ये बगल में पतंजलि योगपीठ आपको मिलेगा और मशहूर पत्थर चिट्टी की रामलीला, जहाँ की रामलीला बड़ी मशहूर है। ये ओवरब्रिज क्रॉस करता हुआ ये पेट्रोल पंप और उसके आगे जाने पे पत्थर चट्टी रामलीला। ये पत्थर चट्टी रामलीला जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे देश विदेश के बड़े भव्य कलाकार, रामायण के कलाकार भी यहाँ पे आकर के अपना परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे पतंजलि का दिव्यांशु ट्रेडिंग कंपनी की एक मशहूर इकाई यहाँ पे देखने को मिलती है, जहाँ पे पतंजलि के प्रोडक्ट मिला करते हैं शहर में सबसे प्रमुख। और ये ओवरब्रिज, और इसके सामने जो आप ये बाउंड्री देख रहे हैं, ये है रामबाग रेलवे स्टेशन की बाउंड्री। शिवकी रेलवे स्टेशन जो चली यात्रा हमारी है, यहाँ पे आकर के विराम होगी। और इसके आगे की वीडियो हम दूसरे हिस्से में डालेंगे। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर आपका बड़ा स्टेशन है। ये सड़क सीधे निकलेगी और एक पुल के नीचे से गुजरती हुई प्रयाग महिला विद्यापीठ को क्रॉस करते हुए शाहगंज चौराहे को होते हुए हम बड़े स्टेशन पर पहुँचेंगे। ये पुल, और यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर जो है बड़ा स्टेशन मिलेगा शाहगंज चौराहा होते हुए।
तिराहे से गुजरते हुए। शाहगंज चौराहे की तरफ बढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे जाने पर हमको मोती महल नाम का एक पुराना सिनेमा हॉल मिलेगा, जिसमें कई फिल्मों ने गोल्डन जुबली मनाई। मदर इंडिया जैसी फिल्मों ने गोल्डन जुबली मनाई और अब ध्वस्त हो चुका है। वहाँ पे एक मछलियों का बाजार लगा करता है और उसके कुछ दूरी पर मानसरोवर सिनेमा हॉल, निरंजन सिनेमा हॉल। बढ़ चले हैं हम बड़े स्टेशन की तरफ। जैसे जैसे दिन गुजरता है भीड़ बढ़ती चली जाती है और एक व्यस्त चौराहे के तौर पर ये जो शहर का हिस्सा है सामने आता है। ये वही मोती महल सिनेमा हॉल के अवशेष हैं और यहाँ पे मछली बाजार आपको देखने को मिल रहा है। ये बाएं साइड सा ये मछली बाजार, ये जो गेट देख रहे हैं ये मोती महल का गेट है। बड़ा खूबसूरत सा सिनेमा हॉल हुआ करता था और बाएं साइड जाने पे मानसरोवर सिनेमा हॉल आपको मिलेगा, जो सफ़ेद रंग की कार मुड़ रही है आगे जाने पे मानसरोवर सिनेमा हॉल। लेकिन हम बिल्कुल सीधे की तरफ चलते हुए ये मानसरोवर सिनेमा हॉल तक सड़क जाती है। हम पहुंच चुके हैं शाहगंज चौराहे पर। यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर बड़ा स्टेशन है। तो आपने देखा कि लगभग 30 से 35 मिनट 40 मिनट के करीब लगता है बड़े स्टेशन पहुँचने में। और हम अब अपनी यात्रा को यहाँ विराम दे रहे हैं। आगे 500 मीटर की दूरी पर आपको रेलवे स्टेशन दिखाई देगा। वहाँ से वापसी का एक वीडियो हम बनाएंगे जो भारद्वाज पार्क तक पहुँचेगी। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, यह सारी शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको तीर्थराज प्रयाग की गलियों से परिचित कराएगा और आपको सहूलियत मिलेगी। आगे शाहगंज चौराहा, इसके 500 मीटर की दूरी पर बड़ा स्टेशन। हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन पर और बड़ी खूबसूरत सजावट आप यहाँ पे देखने को मिल रही है। जगह जगह सूचना पट, प्रशासन के चुस्त फुर्त निगाहें। महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोर शोर से यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और ये मेन गेट है प्रयागराज स्टेशन से बाहर निकलने का, प्रयागराज जंक्शन से बाहर निकलने का। ये दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ 2025 की तैयारियां और एक गमलों में लगे हुए खूबसूरत फूल आपकी आगवानी के लिए तैयार। तो फटाफट व्यवस्थाएं बना लें। और ये विहंगम दृश्य प्रयागराज जंक्शन का। तो हम पहुंचे हैं नैनी जंक्शन से प्रयागराज जंक्शन तक।
और ये खूबसूरत नज़ारे आपके सामने। बड़े खूबसूरत दृश्य यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, बड़ा साफ सफाई आपको देखने को मिलेगा। और ये हमारे मित्र ब्लॉग बनाते हुए हैं। खूबसूरत कलाकृतियाँ, मनमोहक चित्रकारी। सारी सूचनाएं